नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय गृह विज्ञान के प्रायोगिक के विषय में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रायोगिक पुस्तिका का निर्माण कैसे करेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है, गृह विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है जिसमें हमें प्रायोगिक पुस्तिका का भी निर्माण करना होगा। तो किस प्रकार से हम प्रायोगिक पुस्तिका का निर्माण करें। अब प्रायोगिक पुस्तिका है, इसलिए इसमें विभिन्न प्रयोग लिखे जाएंगे, जैसे कि आपके जो भी पाठ्यक्रम में संबंधित जितने प्रयोग होंगे वह आप अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में लिखेंगे। लेकिन उन्हें लिखना कैसे है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहले लक्ष्य, जो भी प्रयोग होंगे, जितने भी प्रयोग होंगे उसमें आपको लक्ष्य लिखना है, उसके बाद में उद्देश्य लिखना है, फिर आवश्यक सामग्री लिखनी है, और फिर अवलोकन तालिका या विधि, और फिर सावधानियां लिखनी है। अवलोकन तालिका या विधि मैंने दो बातें क्यों की है। जब आप ऐसा कोई प्रयोग कर रहे हो जिसमें केवल आपने कुछ नहीं किया है, केवल आप अवलोकन ही कर रहे हो, केवल उसके बारे में किसी बात पर या किसी निष्कर्ष पर ही पहुंच रहे हो, तो आप अवलोकन तालिका बनाएंगे। और विधि, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहें कि टमाटर सॉस बनाना है आपको, तो यहाँ हम विधि का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए, इसलिए हम उस प्रयोग में विधि लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि कोई भी प्रयोग लिखने के लिए आपको 5 चरणों से गुजरना होगा, और ये पांचों ही चरण आपको अपनी पुस्तिका, प्रायोगिक पुस्तिका में यानी प्रैक्टिकल की जो आपकी फाइल है उसमें लिखने होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और पहले प्रयोग को देख लेते हैं कि किस तरह से हमने पहला प्रयोग लिखा है। जैसे आपका पहला प्रयोग है, सबसे पहले हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि आपको प्रत्येक प्रयोग के लिए 5 चरण लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है लक्ष्य। तो पहला प्रयोग क्या है, मौसमी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। परिरक्षण, जैसा कि आपने अपनी पुस्तिका में पढ़ लिया कि परिरक्षण क्या होता है। जैसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण, यानी कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए आप किस तरह से उन्हें संग्रहित करके रखते हैं, वह परिरक्षण है। तो यहाँ हमने पहला तो लक्ष्य लिखा है कि मौसमी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है, जैसे कि मौसमी खाद्य पदार्थ मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, 12 महीने तो वह रहते नहीं है। तो परिरक्षण के द्वारा आपने क्या किया, उन्हें 12 महीनों के लिए अपने लिए उपलब्धता बढ़ा ली एक। तो उसी तरह से आपने जो पैसा खर्च किया है कोई भी पदार्थ को खरीदने के लिए, अगर वो खराब हो जाएगा तो हमारा पैसा भी खराब होगा ना, वेस्ट जाएगा, तो वह भी आप बचा रहे हैं। तो आपका उद्देश्य क्या हो गया, इस प्रयोग के से आप अचार, चटनी, जैम, स्क्वैश और केचप के रूप में खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना सीखेंगे। यहाँ ये उसका उद्देश्य हो गया प्रयोग के आधार पर। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, ये सब आप बना रहे हो, तो जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उनके लिए आवश्यक सामग्री भी चाहिए होती है। अब जैसे हमने बात की चटनी, अचार, जैम, स्क्वैश, इन ये चीज़ें बना रहे हो आप, तो इनके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी चाहिए। बर्तन चाहिए होंगे आपको, गैस स्टोव चाहिए आपको इसके अलावा जिसका भी आप अचार बना रहे हो, जिसका जैम बना रहे हो, वह फल या सब्जी भी आपको चाहिए। तो वही हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया है, स्टेनलेस स्टील के ढक्कन वाले बर्तन लिए हैं, जैसे भगोने, पैन और एक जंग रहित चाकू लिया है। फिर अचार अगर बना रहे हो, चटनी बना रहे हो, जैम, केचप बना रहे हो, तो इनको रखने के लिए साफ विसंक्रमित बोतलें। विसंक्रमित बोतलें कौन सी होती है, जिसमें जो अच्छे से साफ धुली हुई हो, भाप लगी हुई हो उसमें, जिसमें कोई भी कीटाणु ना हो। फिर है स्टोव, ये आपकी आवश्यक सामग्री है। फिर साफ एप्रन आपने लिया है, साफ खुद को दाग धब्बों से बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए, कपड़े आपके गंदे ना हो उसके लिए आपको साफ एप्रन भी बांधना है। ढकने और छानने के लिए एक मलमल का कपड़ा आपने लिया है। बालों को बांधने के लिए एक स्कार्फ लिया है, और एक संडासी और चिमटा लिया है। और प्रत्येक पाक विधि में दी गई सामग्री, अब हम अलग अलग पाक विधियों की बात करेंगे तो उनके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसा भी मैंने आपको बोला कि आप टमाटर का सॉस बना रहे हो, तो उसको पकाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए भाई, टमाटर भी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, लहसुन चाहिए, जो भी आपको सामग्री चाहिए वो सब यहाँ पर होनी चाहिए, तभी तो आप टमाटर का सॉस बना पाओगे। फिर पाक विधि की हम ये बात कर रहे हैं। जैसे पहले हमने शुरू में बात की है 5 चरणों की, 5 चरण में चौथा चरण कौन सा था, अवलोकन तालिका या फिर विधि। तो यहाँ चौथा चरण है पाक विधि। तो पाक विधि किस तरह से बनाई है आपने, सबसे पहले हम क्या बनाना सीख रहे हैं, अचार या चटनी। तो प्रायोगिक पुस्तिका में आप अचार या चटनी का लिखोगे, तो क्या लिखोगे अचार या चटनी में। अचार बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब मसाले साफ करेंगे और मर्तबान आदि में खोलते पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लेंगे। सब मसाले आपने साफ कर लिया, मर्तबान यानी कि जिस बर्तन में आपको अचार डालना है उसे धोकर खोलते पानी से, मैंने अभी आपको बोला था गर्म पानी से विसंक्रमित करेंगे।
उसके बाद में उसको सुखा लिया। फिर ताज़ी साफ़ और कुछ सख्त सब्जियां ही चुनेंगे, उन पर दाग धब्बे नहीं हो। जिसका भी आप अचार बनाओगे वो ताज़ी होनी चाहिए, दाग धब्बे रहित होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, नरम पिलपिली नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ें कि प्रयोग से पहले सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से धोकर अच्छी तरह से सुखा लेंगे। भाई सब्जी थोड़ी बना रहे हैं जो पानी होना चाहिए, अचार है उसमें पानी तो होता ही नहीं है, इसलिए उनको सुखा भी लेंगे। फिर बघार के लिए तेल में, तले में, मध्य में और सबसे ऊपर भी डालेंगे। ध्यान रखिए कि धातु के ढक्कन आचार के संपर्क में कदापि नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप ऐसे ढक्कनों में मोमी कागज या एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर धातु के ढक्कन है तो। आगे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नींबू का अचार, मीठे के बारे में। अब ये आपने प्रयोग में किस तरह से लिखना है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले आप सामग्री लेंगे, आवश्यक सामग्री की बात की ना, तो आपने क्या लिया है, नींबू लिया है, नमक, लौंग, साबुत काली मिर्ची, दालचीनी, अजवाइन, काला नमक, चीनी, ये सब आपने इकट्ठा कर लिया सामान जब भी आप अचार बनाने वाले हैं तब। उसके बाद में आपने क्या किया है, सबसे पहले बात की थी उनको साफ़ करेंगे सामानों को, नींबू है तो इनको धोएंगे, तो वही बात कर रहे हैं, नींबू धोकर सुखाएं और चौथाई टुकड़ों में काट लें या चीरा लगाएं। फिर उसके बाद में नमक के साथ अच्छी तरह से मिलाकर साफ़ किए गए मर्तबान में भर देंगे। फिर ध्यान क्या रखना है आपको, मर्तबान के ऊपर तक नहीं भरेंगे। जब भी आप भर रहे हैं तो मर्तबान के ऊपर तक नहीं भरेंगे, 5-6 इंच ऊपर जगह छोड़ दें और तेज धूप में 2-3 दिन के लिए रखेंगे। इस तरह से आपने क्या बनाया है, नींबू का मीठा अचार बनाया है। तो ये आपने किस में लिखी है, पाक विधि में ये प्रक्रिया लिखी है। फिर सभी मसालों को दरदरा पीस लेंगे और बाकी सामग्री के साथ में मिला देंगे। जो भी सामग्री हमने तैयार की ना मर्तबान में डली हुई है, पहले इनको पीसा है फिर उसमें मिलाया है। फिर 10-15 दिन तक धूप में रखें जब तक कि नींबू का रंग ना बदल जाए और वह नरम ना हो जाए। तो ये हमारा पहला प्रयोग जिसमें हमने क्या पढ़ा है, नींबू का अचार बनाना, वो भी मीठा वाला। आगे हम पढ़ेंगे कि आम की चटनी किस तरह से बनाएं। तो ये आपका अभी पहला प्रयोग ही चल रहा है जिसमें कि आप मौसमी जो भी सब्जियां हैं या फल हैं उनका आप संरक्षण करना, परिरक्षण करना प्रयोग कर रहे हैं। इसमें है आम की चटनी बनाना, जिसमें आपने सामग्री क्या क्या ली है उनको अंकित किया है कि आपने आम लिया है, चीनी ली है, लहसुन लिए, जो भी आपने सामग्री ली है वह सब इसमें अंकित की जाएगी। अदरक, छिलका, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, बादाम, सूखे खजूर, इस तरह से जो भी सामान आपको लेना है वह सब इसमें सामग्री में आ जाएगा। आगे हमें किस तरह से बनाना है वो विधि लिखेंगे, पाक विधि लिखेंगे इसकी। तो आम को धोकर छीले और चीनी में आम के टुकड़े करके डाल देंगे, सबसे पहला तो ये किया। फिर उसके बाद में लहसुन और अदरक को मोटा कूट लेंगे। फिर सभी सामग्री को भली भांति मिला लेंगे। फिर आपने क्या करना है, किसी भारी तले के बर्तन में मंदी आंच पर 1-1.5 घंटा पकाएंगे। तब तक पकाते रहें जब तक कि वह कुछ कुछ जमने सी स्थिति में ना हो जाए और उसे लगातार चलाते भी आप रहेंगे। फिर इसके बाद में क्या किया है, ठंडा जब वो हो गया तो सूखी बोतल में भर के रख देंगे। इस तरह से हमने अभी आम की चटनी बनाई है। सबसे पहले हमने नींबू का अचार बनाया था मीठा वाला, अभी हमने आम की चटनी कैसे बनानी है उसकी पाक विधि और सामग्री लिखी है। अब आगे हम बढ़ते हैं जिसमें है जैम बनाना। पहले तो हमने नींबू का अचार और चटनी पढ़ा है आम का, फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं जैम। अब जैम जो कि फलों के ही बनते हैं, फलों की जैम बनते हैं ना, जैसे एप्पल है, इसके अलावा अमरूद है, इसके अलावा मिक्स फ्रूट है, यानी अलग अलग फ्रूट्स को मिला के भी आप जैम बना सकते हैं। तो जैम किस तरह से बना रहे हैं, किसी फल को चीनी के साथ पकाने से नरम और जेली की तरह का पदार्थ ही जैम कहलाता है। ये तो जैम हो गया। तो अब बनाना कैसे है इसको, इसमें हम पढ़ रहे हैं सेब के जैम के बारे में और बात करेंगे इसकी सामग्री की। तो पकाने वाले सेब 1 किलो लेंगे, पानी इतना लें, फिर साइट्रिक एसिड या नींबू, इन दोनों में से कोई एक आप चीज़ ले सकते हो। फिर चीनी आपको लेनी है, रंग आपको लेना है अगर आप रंग उसमें डाल रहे हो तो। फिर उसके बाद में कैसे पकाना है जैम को, हमें सावधानी के साथ में ठीक से पके हुए फल चुनेंगे और बिना छीले या बीज का भाग निकाले टुकड़े में काट लेंगे। फिर प्रेशर कुकर में पानी, एसिड या नींबू के साथ रख देंगे और कुक कर लेंगे, 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट तक पकाकर एक छलनी में मसलते हुए छान लेंगे। पहले पकाया है फिर छलनी में डाल के उसको छाना है महीन। फिर चीनी मिलाएंगे वहाँ पे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। अब गहरे बर्तन में बराबर चलाते हुए उबाल आने दें। फिर उसके बाद में क्या किया है, कोल्ड प्लेट टेस्ट किया है,
यानी कि कोल्ड प्लेट टेस्ट कैसे करना है आपको, या शीट टेस्ट कैसे करना है आपको। एक जो प्लेट होगी उस पर उसकी जो जैम हमने बनाया है उसकी एक बूंद डालेंगे और प्लेट को तिरछा करेंगे। अगर वो वहीं जम जाता है यानी कि आपका जैम तैयार है। अगर वो एकदम से बह जाता है यानी कि अभी तैयार नहीं है, उसे और पकाना चाहिए। फिर आँच से उतारेंगे और रंग मिलाएंगे। यदि चाहे और साफ बोतलों में भर देंगे। रंग मिलाना है तभी आप तो डालेंगे, आपकी इच्छा है तो ऐच्छिक लिखा था ना रंग के आगे, तो आपकी मर्जी है तो रंग डालें, नहीं तो मत डालें, और साफ बोतलों में भर देंगे। उसके बाद में हम आगे, अभी तो हमने जैम कैसे बनाना है, सेब का जैम हमने ये सीखा है। तो हम सीख चुके हैं नींबू का मीठा अचार, आम की चटनी और सेब के जैम के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि स्क्वैश कैसे बनाना है। अब स्क्वैश यानी कि जूस नहीं होता है, जैसे कब आपने देखा होगा बाज़ार में, ये जैसे कि होते हैं रूह अफ़ज़ा, जैसे कुछ मात्रा में रूह अफ़ज़ा ली जाती है और उसमें पानी या दूध मिलाया जाता है, उसी तरह से स्क्वैश भी है। इसमें कुछ मात्रा में जूस लिया जाएगा, यानी फ्रूट का जो आपने जूस बनाया है संरक्षित किया हुआ वो लिया जाएगा और फिर ठंडा पानी मिलाकर इसे पिया जाएगा। तो ये कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप जैसे जिसका भी आप बना रहे हो तो ये देखो अलग अलग हमने फलों के नाम लिखे हुए हैं कि जैसे अगर नींबू का बना रहे हो तो 1 लीटर नींबू का रस लिया, आम का बना रहे हो तो 1 लीटर आम का रस लिया है, आलू बुखारा बना रहे हो तो वही 1 लीटर, लीची वो भी 1 लीटर, अनानास भी 1 लीटर, संतरा भी 1 लीटर, इतनी इतनी मात्रा में आपने फलों का रस लिया है। फिर उसके बाद में बात करें चीनी की, अब ये भी किलो में लिखा हुआ है, या अब नींबू के साथ में 1.5 किलो, आम के साथ में 1 किलो चीनी है, आलू बुखारा के साथ में 1.5 किलो, लीची के साथ में 1.5 किलो, अनानास के साथ में 1.5 किलो और संतरा के साथ में भी 1.5 किलो। जिसका भी, जिस फल का भी बनाना है उसी के अनुसार हम सामग्री लेते हुए जाएंगे। और यहाँ पर सभी फलों के बारे में बता रखा है, एक बार में आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फलों का स्क्वैश की बात यहाँ पे की है। सब अलग अलग ही बनाए जा रहे हैं, सबको मिलाकर नहीं बनाया गया है। आगे हम पढ़ें। फिर आपने क्या किया है, पानी कितना लिया है, KMS ये परिरक्षक है, ये कितना लिया है, एसेंस कितना लिया है, सिट्रिक एसिड आपने कितना लिया है, ये सब की मात्राएं अलग अलग स्क्वैश के अनुसार दी गई है। फिर आपने क्या करना है, एक बर्तन में पानी लिया, चीनी और साइट्रिक एसिड लें और तब तक गर्म करें जब तक कि चीनी घुल ना जाए। पानी, चीनी और साइट्रिक एसिड लिए और घुलने तक पकाना है उसको। फिर मलमल के कपड़े से छानकर ठंडा करना है। जो आपने चीनी और पानी और सिट्रिक एसिड बना के जो घोल तैयार किया है ना, उसे मलमल के कपड़े से आपने छानकर ठंडा किया है। फिर आगे, फिर फलों का रस आपने जो बनाया था उसमें एसेंस डाला है, रंग डाला है और साइट्रिक एसिड डाला है, या फिर सोडियम बेंजोएट KMS लिखा हुआ था ना, मैंने बोला था परिरक्षक है, वो मिलाया है। फिर अच्छी तरह से मिला लिया है, फिर बोतलों में भरा है और ढक्कन लगाकर लेबल उस पर चिपका दिया है कि ये जो तैयार किया है वह है क्या। ठीक है, यहाँ तक हम जान चुके हैं कि स्क्वैश किस तरह से बनाना है। फिर है केचप। केचप यानी हम इसे कह सकते हैं कि टमाटो सॉस भी कह सकते हैं आप, इसको चटनी भी कह सकते हैं। तो ये आपने कैसे बनानी है, अगर हम बात करें यहाँ पर टमाटर की, तो इसके लिए सामग्री कौन कौन सी चाहिए, यहाँ पर सामग्री लिखी हुई है। जैसे टमाटर आप लेंगे, प्याज लेंगे, लौंग लेंगे, लहसुन लेंगे, काली मिर्ची लेंगे, मिर्च लेंगे, जीरा लेंगे, चीनी लेंगे और नमक भी लेंगे। तो ये आपने नमक, यहाँ तक आपने सामग्री ली। उसके आगे हमें और कौन कौन सी सामग्री चाहिए, जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी है, टुकड़ा है, सोडियम बेंजोएट है, मिर्च पिसी हुई है, फिर सिरका है। फिर ये सब हमने जो सामग्री ली है वो यहाँ तक लिख चुके हैं। यहाँ तक हम प्रायोगिक पुस्तिका में लिखेंगे सामग्री के बारे में। फिर हम देखते हैं कि इसे पकाना किस तरह से इसको पकाने की विधि है, हम इसके बारे में अब लिखेंगे। कि सबसे पहले क्या किया आपने, पूरी तरह से पके हुए चमकदार और लाल टमाटर चुने हैं आपने। फिर उसके बाद में टमाटर, प्याज और लहसुन धोकर काटा है। फिर लगभग 20 मिनट तक पकाएं, जब तक कि टमाटर नरम और गूदेदार ना हो जाए। नरम होने तक उस टमाटर को पकाया है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या किया फिर आगे बढ़ते हुए आपने, गूदे को छलनी से मसलकर छान लेंगे या फिर पहले ब्लेंडर में चला लेंगे फिर छानेंगे। इस टमाटर प्यूरी को दोबारा पकने के लिए रख देंगे। पहले आपने उसको पकाया है, फिर उसको नरम होने तक, फिर उसके बाद में उसको छाना है, फिर वापस से उसको पकने के लिए रखा है। फिर सभी मसालों को एक मलमल के कपड़े में बांध लेंगे और टमाटर की प्यूरी में डाल देंगे। अब हमने विभिन्न मसालों की बात की ना टमाटर के अलावा, उन्हें अपने को एक कपड़े की पोटली में बांधा है और उस टमाटर की प्यूरी के साथ में हमने डाल दिया है। फिर वापस से उसे पकाना है। कब तक पकाना है,
जब तक पकाएंगे हम, जब तक कि वे पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। फिर आगे, फिर मसालों की पोटली बाहर निकालेंगे और प्यूरी में नमक, चीनी, पिसी हुई मिर्च और सिरका मिला देंगे। इसे तब तक पकाएं जब तक कि वह सॉस की तरह गाढ़ा ना हो जाए। थोड़े से केचप में सोडियम बेंजोएट घोलेंगे और सारे केचप में मिला देंगे। परिरक्षक भी तो डालना पड़ेगा ना अपने को। अगर हमको किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना है तो उसे खराब होने से बचाने के लिए कोई परिरक्षक हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या डाला है, सोडियम बेंजोएट। फिर है शुद्ध साफ बोतलों में भर कर लेबल लगा देंगे और भंडारण के लिए यानी संग्रहित करने के लिए हम उसे रख देंगे। तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने मौसमी फल और सब्जियों को परिरक्षण किया है। तो इस प्रयोग में भी हमने कौन कौन से चरण काम में लिए हैं, जैसे कि शुरू में हमने बात की है 5 चरण हमने काम में लिए हैं। प्रयोग के लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री और अवलोकन विधि या फिर पाक विधि, और इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी है, ये सब हमें इसमें प्रायोगिक पुस्तिका में प्रत्येक प्रयोग में लिखना होगा। तो बच्चों, हमारा पहला प्रयोग यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।